कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 24। रेस्टोरेंट में कनक और वंश ने डिनर कर लिया था। कनक ने वंश से कहा, मुझे आइसक्रीम खानी है। वंश जो अपने फ़ोन पर सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट रहने का ऑर्डर दे रहा था, कनक की बातें सुन उसके हाथ उसके स्क्रीन पर रुक गए और वह कनक को देखते हुए कहा, छोटे खरगोश चिड़ियों की तरह खाना खाकर तुम्हें अब आइसक्रीम खानी है? वह किसकी तरह खाओगी? चूहों की तरह? कनक वंश को खा जाने वाली नज़रों से घूरते हुए अपने मन में कहा, आखिर मैंने इस शैतान में क्या देखकर प्यार किया था? यह तो हर बात में टोंट मारते हैं। वंश कनक के चेहरे को बहुत ही ध्यान से देखते हुए कहा, छोटे खरगोश, अगर मन में गाली देना हो गया हो तो घर चले। कनक ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ, क्या जा सकती हूँ? वंश ने कनक से कहा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। वंश ने इतना ही कहा था कि कनक को बेहद गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आपका सच में दिमाग खराब हो गया। आप पूरे के पूरे पागल हो चुके हैं। आप मेरे साथ गर्ल वॉशरूम में जाएंगे? कनक के इस तरह चिल्लाने से आसपास के बैठे कपल उन्हें देखने लगे। वंश कनक को देखते हुए दांत पीसते हुए कहा, छोटे खरगोश, क्या कर रही हो तुम? कनक ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कुछ गलत भी नहीं किया है। हद हो गई है। आप करना क्या चाहते हैं? आप मुझे आज बता ही दीजिए। मुझे इस तरह टॉर्चर करना बंद करिए। वंश अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, क्वाइट छोटे खरगोश, एक वर्ड भी कहा ना तो। कनक ने बीच में कहा, क्या करेंगे आप? मैं थक गई हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। आपके साथ रहती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे जेल में हूँ। और आज सुबह से तो आपने परेशान करके रखा है। आपका यह चेहरा देखकर तो दिल करता है इस चेहरे का नक्शा बिगाड़ दूँ। वंश अपने दोनों आईब्रो को उठाकर अपनी आंखें बड़ी कर कनक को देखते हुए कहा, इतनी नफरत है मुझसे? कनक कुछ कहती तभी पीछे से किसी ने कनक का नाम लिया। हाय कनक, व्हाट अ कोइंसिडेंस। कनक ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे अभिमन्यु खड़ा था। अभिमन्यु बिना कुछ पूछे चेयर खींचकर कनक की साइड बैठते हुए कहा, हेलो प्रोफेसर, मुझे लगा नहीं था कि एक प्रोफेसर का अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर होगा। कनक अपने पैरों से अभिमन्यु के पैरों पर मारते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो? तुमसे किसने कहा कि हमारा अफेयर चल रहा है? अभिमन्यु कनक को देखते हुए कहा, यहाँ बैठा कोई भी इंसान बेवकूफ़ नहीं है। सबको लगता है कि तुम दोनों कपल हो। क्या मैं किसी से पूछकर बताऊँ? कनक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम कपल नहीं हैं। मिस्टर सिंघानिया जो हमारे प्रोफेसर है, मैं उनके घर में रहती हूँ। उनकी सिस्टर के बेबी की केयर टेकर हूँ और वह मेरे काम से इतने इम्प्रेस हो गए थे कि वह मुझे डिनर कराने लेकर आए। और एक बात, यह बात कॉलेज में किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं अभी भी मिस्टर सिंघानिया के साथ हूँ। मैं चाहती हूँ जो लोग भूल चुके हैं उन्हें फिर से कुछ याद ना आए। अभिमन्यु वंश को देखते हुए कहा, हेलो एजेंट, नाइस टू मीट यू। अभिमन्यु के मुंह से एजेंट सुन वंश हैरान हो गया। वंश को हैरान होते देख अभिमन्यु ने वंश से कहा, अंडरकवर एजेंट, हैरान होने की जरूरत नहीं है। लगता है विक्रम चौहान ने बताया नहीं कि उनका एक बेटा भी है। मैं मानसी सिंह राठौर का बेटा अभिमन्यु सिंह राठौर हूँ जो विक्रम चौहान की एक्स वाइफ है। उन दोनों की बातें सुन कनक ने टेबल से उठते हुए कहा, मुझे लगता है आप लोग का यह पर्सनल मैटर है तो आप लोग आपस में बात करिए। मेरी यहाँ किसी को ज़रूरत नहीं। इतना कहकर कनक जैसे ही जाने को हुई, वंश कनक के हाथ को पकड़ता उससे पहले अभिमन्यु कनक के हाथ को पकड़ते हुए जबरदस्ती चेयर पर बैठाते हुए कहा, तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है टमाटर। कनक अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, व्हाट टमाटर? तुम पागल हो गए हो? तुम मुझे जानते कितना हो जो मेरे नाम रखने लगे? अभिमन्यु एक झटके से कनक को अपनी तरफ कर कनक से कहा, जब तुम गुस्से में रहती हो तो टमाटर की तरह लाल लाल लगती हो और किसी को जानने के लिए एक पल भी काफ़ी होता है। हमने तो कुछ घंटे बिताए हैं। वंश गुस्से से चेयर से खड़े होकर कनक के पास जाकर कनक के शोल्डर को पकड़कर उसे उठाकर अपने पीछे करते हुए अभिमन्यु को देखते हुए कहा, तुम जो भी कोई हो, मुझे तुमसे मतलब नहीं है। मेरे छोटे खरगोश से दूर रहो। अभिमन्यु अकड़ से वंश के सामने खड़े होते हुए कहा, क्या कहा तुमने? छोटे खरगोश? क्या बात है टमाटर, तुम्हारे तो कई नाम हैं। कनक ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कहाँ फंस गई मैं? वंश अभिमन्यु की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मेरे छोटे खरगोश से दूर रहो। उसके करीब आए तो तुम्हारी बॉडी दुनिया से गायब हो जाएगी। अभिमन्यु वंश के सामने खड़े होते हुए वंश को चिढ़ाने के लहजे में कहा, सॉरी प्रोफेसर उर्फ एजेंट, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि एक एजेंट गुंडा वाला काम नहीं कर सकते।
लेकिन मैं कर सकता हूँ, इसलिए आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी टमाटर को जरा भी दर्द नहीं होना चाहिए, वरना मैं उसे तुम्हारी बाहों में से चुरा ले जाऊंगा। और अभिमन्यु सिंह राठौर खोखली धमकियां नहीं देता, मैं जो कहता हूँ वह पूरा भी करता हूँ। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी आंखों को घुमाते हुए वहां से चला गया। वंश ने जब पीछे मुड़कर देखा तो कनक को वहां ना देख वह डर गया। कनक उसके पीछे नहीं थी। वंश कनक को रेस्टोरेंट्स के रेस्ट रूम से लेकर वॉशरूम तक चेक कर लिया था, लेकिन कनक उसे कहीं नहीं मिली। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हार्ट बीट से बहुत ही ज़्यादा तेज हो चुकी थी। वह अपने दिल पर हाथ रखते हुए अपने मन में कहा, कहाँ हो छोटे खरगोश। वंश कनक को ढूंढता रहा, लेकिन कनक उसे कहीं नहीं मिली। वंश रेस्टोरेंट के बाहर आकर सड़कों पर भी देखा, लेकिन कनक उसे कहीं नहीं मिली। अभिमन्यु सुनसान रोड पर चलते जा रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अभिमन्यु चलते चलते एक झटके से पीछे की तरफ पलटकर जैसे ही किक मारा, उसके पैर हवा में ही रुक गए, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि कनक खड़ी थी। कनक ने डर से अपनी आंखों पर अपने हाथ रख लिया था। अभिमन्यु अपने पैर को नीचे करते हुए कनक के शोल्डर को पकड़कर कहा, पागल हो क्या, अभी लग जाती तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। कनक ने किसी छोटी बच्ची की तरह कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती थी। अभिमन्यु कनक को घूरते हुए कहा, तुम सच में बच्ची हो। अगर मॉम से मिलना चाहती थी तो मुझसे कहती, मैं अपने साथ लेकर जाता। इस तरह मेरा पीछा करने की क्या जरूरत थी। अगर मेरी जगह कोई और तुम्हें किडनैप कर लेता तो। कनक ने मासूमियत से कहा, उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे यही सही लगा तो मैंने यही किया। तुम मुझ पर चिल्लाना बंद करो। अभिमन्यु ने एक झटके से कनक को गले से लगा लिया। कनक स्टैच्यू की तरह खड़ी रही। उसे अभिमन्यु के इस एक्शन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अभिमन्यु ने कनक को कसकर गले लगाए हुए कहा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। पागल लड़की, आगे से ऐसी गलती मत करना। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। कनक अपने दोनों हाथों को अभिमन्यु के कमर पर रखकर अभिमन्यु को दूर करते हुए कहा, दूर हटो मुझसे। मैंने तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए क्या कहा, तुम तो उसका एडवांटेज उठाने लगे। अभिमन्यु कनक से दूर होकर कनक को देखते हुए कहा, एडवांटेज तुम्हें पता भी है? एडवांटेज उठाना किसे कहते हैं? क्या तुम्हारे साइको बॉस को पता है तुम यहाँ पर हो? कनक ने ना में गर्दन हिला दी। अभिमन्यु ने कनक से कहा, क्या तुमने उसको बताया नहीं कि तुम यहाँ पर हो? पागल हो जाएगा वह तुम्हें ढूंढते ढूंढते। तुम्हें उसे बताकर आना चाहिए था ना। कनक अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, तुम पागल हो। अगर मैं उन्हें बताती तो वह मुझे यहाँ आने देते? तुम्हें लगता है? तुम्हें पता है 6 महीनों से मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं मिली। और आज तुम्हारे मुंह से उनका नाम सुना तो मुझे कुछ याद नहीं रहा और मैं बिना बताए तुम्हारे पीछे आ गई। दोनों इस बात से अनजान की दूर खड़ी कार में बैठा इंसान उन्हें अपनी लाल आंखों से घूर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि वंश था। वंश तब यहाँ पर आया था जब अभिमन्यु ने कनक को गले लगाया था। अभिमन्यु कनक के चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, पहले तुम वापस उसके पास जाओ। मॉम भी तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन अभी सही वक्त नहीं आया है। दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। ऐसे में तुम्हारी और मॉम की जान खतरे में पड़ सकती है। मैं मॉम की और तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम समझ रही हो ना? टमाटर। कनक ने हाँ में गर्दन हिला दी। अभिमन्यु कनक को वहाँ से लेकर जाता, तभी उनके सामने पूरी फुल स्पीड में कार आ करके उनके कुछ ही इंच दूर रुकी थी। अगर वह कार नहीं रुकती तो आज उन दोनों का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता। कार को अपने बिल्कुल करीब रुकते देख कनक डर गई। अभिमन्यु ने कनक को गले से लगा लिया। अभिमन्यु कार के सामने था और कनक उसके पीछे थी। उस कार की हेडलाइट उन दोनों पर जल रही थी। उस कार का डोर ओपन कर वंश बाहर आया। वंश ने बाहर आकर देखा अभिमन्यु ने कनक के चेहरे को अपने सीने में छुपाया हुआ था। उसे इस बात से इतना गुस्सा आ रहा था कि वह पागलों की तरह उसे रेस्टोरेंट में ढूंढ रहा है और वह यहाँ किसी और की बाहों में खड़ी है। वंश एक झटके से कनक के पास जाकर कनक के हाथ को पकड़कर अभिमन्यु से अलग करते हुए कहा, मैं वहाँ तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ इश्क लड़ा रही हो। तुम जानती ही कितना हो इसे। तुम्हें मिले 24 घंटे भी नहीं हुए और तुम इसकी बाहों में आ गई।
लगता है तुम सच में एक एस्कॉर्ट गर्ल ही बन गई हो। वंश ने इतना ही कहा था कि अभिमन्यु एक जोरदार का पंच वंश के मुंह पर मारते हुए कहा, अपनी जुबान संभाल कर बोलो। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। उसने गलत क्या किया है? उसने नहीं, मैंने उसे गले लगाया था। वंश ने एक जोरदार पंच अभिमन्यु को मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? वह सिर्फ मेरी है। यह बात कान खोलकर सुनो। उन दोनों को आपस में लड़ते देख कनक ने चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप। लेकिन फिर भी वह दोनों नहीं रुके। दोनों को ना रुकते देख कनक ने पास में पड़े एक पत्थर को उठाकर कार के फ्रंट मिरर पर फेंक दिया, जिससे कार का फ्रंट मिरर टूटकर बिखर गया और वह दोनों रुक गए। कनक अभिमन्यु के सामने आकर खड़ी हो गई और वंश को देखते हुए कहा, बस करिए, आप उसे क्यों मार रहे हैं? उसने सिर्फ मुझे गले लगाया था, वह भी बचाने के लिए। आपको तो उसे थैंक यू कहना चाहिए। वंश अभिमन्यु को घूरते हुए कहा, थैंक यू माय फुट। अभिमन्यु अपने होठों के कोनों से निकल रहे खून को साफ करते हुए स्माइल कर रहा था। अभिमन्यु की स्माइल देख वंश कनक के हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर कनक से कहा, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वंश कनक को खींचते हुए कनक को पैसेंजर सीट पर धक्का देकर खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर कार को फुल स्पीड में ड्राइव कर अभिमन्यु को घूरते हुए वहां से निकल गया। वंश एक हाथ से फुल स्पीड में कार को ड्राइव कर रहा था तो दूसरे हाथ से कनक के हाथों को पकड़ा हुआ था। कनक अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए वंश से कहा, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। वंश कनक को देखते हुए कहा, मैंने सोचा था तुम्हें थोड़ा फ्रीडम दे दूं, लेकिन तुम आज़ादी डिजर्व नहीं करती। आज से तुम उस मैंसन में कैद रहोगी। मैंने कहा था ना छोटे खरगोश, किसी अनजान आदमी से बात मत करना और किसी अनजान आदमी के पास मत जाना। लेकिन तुमने मेरी आज कोई बात नहीं मानी। तुम्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। सज़ा पाने के लिए तैयार रहना। वंश पूरी फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था। कनक ने वंश से कहा, स्पीड कम कीजिए, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। वंश स्पीड को और बढ़ाते हुए कहा, आई डोंट केयर। चुप हो जाओ छोटे खरगोश, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ से मुझे और भी गुस्सा आ रहा है। सिंघानिया मैंसन में लूसा बैठी बुक पढ़ रही थी। उसका कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था। तभी मानिक अपने हाथों में 2 कप कॉफ़ी लिए हुए लूसा के पास आकर कहा, हाय फाइटर, क्या तुम कॉफ़ी पियोगे? लूसा को कॉफ़ी पीने का मन था, लेकिन वह मानिक के हाथों से कॉफ़ी लेना नहीं चाहती थी। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, अब जब सामने लेकर खड़े हो तो पूछ क्यों रहे हो? तो दे नहीं सकते? ऐसे पूछने की क्या ज़रूरत है? मानिक लूसा के सामने बैठते हुए कॉफ़ी को टेबल पर रखते हुए लूसा से कहा, तुम हमेशा इतने गुस्से में रहती हो या हम लड़कों से ही इतनी प्रॉब्लम है? लूसा कॉफ़ी को टेबल से उठाते हुए कहा, मुझे लड़कों से नहीं बल्कि चिपकू और छिछोरे लड़कों से प्रॉब्लम है। मुझे डिसेंट लड़के पसंद है और अब ऐसे लड़के दुनिया में नहीं हैं। सिंघानिया मैंसन। लूसा की बातें सुन मानिक ने लूसा से कहा, तुम किसी से प्यार करती थी क्या? मानिक ने इतना ही कहा था। लूसा कॉफ़ी के कप को कसकर पकड़ते हुए कहा, क्यों मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती? मानिक ने लूसा को देखते हुए कहा, मैंने बहुत सी लड़कियां देखी, फ्लर्ट भी किया, लेकिन तुम जैसी नहीं देखी। तुम तो किसी लड़के की तरफ देखती तक नहीं। क्या तुम हमेशा सिंगल रहोगी? लूसा ने मानिक से कहा, तुमसे किसने कहा कि मैं सिंगल हूँ? मैं ऑलरेडी किसी की जानू हूँ, तो मैं सिंगल कैसे हुई? मानिक लूसा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुम किसी की जानू हो तो तुम्हारी इन आंखों में अकेलापन क्यों दिखता है? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने मोहब्बत को गहराई से जिया है। मोहब्बत पर यकीन नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है दुनिया में मोहब्बत नहीं है। लोगों का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना ही लोग उसे मोहब्बत का नाम दे देते हैं। मोहब्बत क्या है कोई नहीं जानता। लूसा कॉफ़ी पीते हुए किसी के बारे में सोचते हुए कहा, मोहब्बत वह चीज़ है जो हर हाल में आपको इज्जत दे। आप कितने भी अकेले हो, लेकिन आपको इस बात का एहसास कराए कि वह आपके साथ खड़ा है। मौत आपके सामने खड़ी हो, लेकिन आपको मौत से डर नहीं लग रहा और एहसास हो कि वह अभी आपका हाथ पकड़े है। आपके साथ ना होते हुए भी हर पल वह आपके साथ हो, आपकी मुस्कुराहट की वजह हो, आपके जीने की वजह हो। मैं इसी को मोहब्बत मानती हूँ। मोहब्बत का अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन मेरे लिए मोहब्बत वो है जो आपके साथ ना होकर भी हमेशा आपके साथ हो।
लूसा की इतनी गहरी बातें सुन मानिक को कुछ भी समझ नहीं आया। मानिक कॉफ़ी की सिप लेते हुए कहा, लगता है तुमने बहुत गहरी मोहब्बत की है। लूसा कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए कहा, गहरी और सच्ची का तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने मोहब्बत की है, इतनी कि खुद के लिए जीना भी मुश्किल है। इतना कहकर लूसा वहाँ से चली गई। मानिक लूसा को जाते देखते हुए कहा, मान गए ब्रो, आपने सच में ऐसी लड़की से प्यार किया जो आज भी आपके प्यार को अपने दिल में जिंदा रखे है। आई मिस यू ब्रो, मुझे लगा था आपने बदतमीज, खुदगर्ज और पैसे वाली लड़की से प्यार किया है, लेकिन आपने तो सच में ऐसी लड़की से प्यार किया जो आज भी आपको अपने साथ महसूस करती है। आई होप मैं उसको आपकी मोहब्बत से आज़ाद कर सकूं। इतना कहकर मानिक वहाँ से चला गया। वंश ने कनक को लाकर एक रूम में बंद कर दिया और वह भी गुस्से से स्टडी रूम में बैठकर कल की तैयारियां करने लगा। अगला दिन लूसा, मानिक, यश, वंश सभी खड़े कनक का इंतजार कर रहे थे। तभी वंश की नज़र कनक पर पड़ी। कनक को सीढ़ियों से उतरते देख वह हैरान हो गया। कनक ने वाइट कलर का फ्रॉक पहना था, उसकी आंखों में आंसू था। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी के अंतिम संस्कार में जा रही है। वह सीढ़ियों से उतरकर वंश को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए कहा, चले। वंश कनक को देखते हुए कहा, ऐसे नहीं छोटे खरगोश। कनक नजरें नीचे कर खड़ी थी। वंश ने लूसा से कहा, मैंने तुम्हें जो कहा था वह काम हो गया। लूसा ने हाँ में गर्दन हिला दी और वह वहाँ से चली गई। लूसा कुछ वक्त बाद आई तो उसके हाथों में बड़ी सी थाल थी। उस थाल में मंगलसूत्र, सिंदूर और लाल कलर की साड़ी थी। वंश थाल को कनक को देते हुए कहा, जाओ जाकर कपड़े चेंज करके आओ। मैं अपने दुश्मन की बेटी को अपने बाप की मौत पर खुश होते हुए देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बाप को इस बात की तकलीफ हो कि उसकी मौत पर उसकी बेटी दुल्हन की तरह सज कर आई है। कनक, जिसकी आंखें लाल थी, वह अपनी भारी पलकों को उठाकर वंश को देख रही थी। वंश ने कनक को देखते हुए कहा, मुझे ऐसे देखने की जरूरत नहीं है छोटे खरगोश। मैं पहले ही वाला वंश राय सिंघानिया हूँ। मैं बदला नहीं हूँ। मैंने कुछ वक्त तुमसे प्यार से बात कर ली थी तो तुम अपनी हद भूल गई थी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुमसे प्यार से बात नहीं किया जाएगा, क्योंकि तुम किसी के प्यार को डिजर्व नहीं करती। मैं तुमसे प्यार से बात नहीं कर सकता। जाओ और जाकर अपने कपड़े चेंज करो। कनक ने वंश को देखते हुए कहा, अगर मैं ना करूँ तो? वंश कनक के शोल्डर को पकड़कर कनक को एक झटके से अपने करीब कर कनक से कहा, तुम्हारे पास ना का ऑप्शन नहीं है छोटे खरगोश, क्योंकि अगर तुमने ना किया तो तुम्हारा वह अपाहिज भाई अपने बाप से आखिरी बार भी नहीं मिल पाएगा। अंडरस्टैंड? हमारे पास टाइम नहीं है बकवास करने के लिए, चलो मेरे साथ। इतना कहकर वंश कनक के हाथों को पकड़े हुए अपने साथ वहां से लेकर चला गया। वंश कनक को रूम में लाकर कनक को धक्का देते हुए साड़ी को उसके मुंह पर फेंकते हुए कहा, तुम्हारे पास 15 मिनट है, जाओ और तैयार होकर आओ। इतना कहकर वह वहां से चला गया। 15 मिनट बाद कनक लाल साड़ी पहने हुए बाहर आई। उसके बाल खुले थे। लाल साड़ी में वह बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही थी। कनक वंश के सामने खड़ी हो गई। वंश कनक को देखते हुए कहा, अभी भी तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हुई हो छोटे खरगोश। इतना कहकर कनक ने मंगलसूत्र उठाया और कनक के गले में पहना दिया। उसने सिंदूर के डिब्बी से सिंदूर निकालकर कनक के सिर पर हल्का सा लगा दिया। कनक एक सुहागन लग रही थी। माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। उसकी आंखों से आंसू गिर गए। उसने अपने शादी के बहुत सारे सपने देखे थे। वो अपनी शादी कहानियों की फेरी टेल जैसी चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था उसका यह सारा सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। वंश कनक के हाथों को पकड़े हुए वहां से चला गया। उनके पीछे वह तीनों चले गए। एक बहुत बड़ा सा स्टेडियम था जहाँ कई हजार लोगों की पब्लिक थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मुंबई शहर वहाँ आया था। स्टेडियम के बीचों बीच मिस्टर धनराज गोयल खड़े थे। उनके हाथों में हथकड़ियाँ थी। इन 6 महीनों में उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। स्टेडियम के हर कोने पर बड़ी बड़ी टीवी लगी थी जिसमें मिस्टर धनराज गोयल लाइव दिख रहे थे। वहाँ का माहौल ऐसा था जैसे एक बहुत बड़ा क्रिकेट मैच हो और पब्लिक मैच देखने आई हो। लेकिन सच यह था कि
आज यहाँ एक क्रिमिनल का एनकाउंटर किया जा रहा था। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था, इसलिए कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। उन सभी को लगा नहीं था कि एक क्रिमिनल का एनकाउंटर यूं पब्लिक के बीच में किया जाएगा। मिस्टर धनराज गोयल की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आखिरी बार किसी को देखना चाहते थे। तभी उस स्टेडियम में ब्लैक ऑडी कार आकर रुकी। उस कार में से मानसी और अभिमन्यु बाहर आए। एक और ब्लैक कार आकर रुकी, उसमें से विक्रम चौहान बाहर निकले। सभी लोग यहाँ पर आ गए थे। इंतजार था तो सिर्फ वंश का। तभी एक वाइट रॉयल कार आई। उस वाइट रॉयल कार में से वंश ब्लैक कलर का फॉर्मल सूट पहने बाहर आया। पीछे से यश, लूसा, मानिक तीनों बाहर आए और उन्होंने एक कार की डिक्की से व्हील चेयर निकाली और अंकित को उस चेयर पर बैठा दिया। मिस्टर गोयल ने जब अपने बेटे को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गया। उस वाइट कार की पैसेंजर सीट का डोर ओपन कर कनक लाल साड़ी पहने बाहर आई। कनक को इस तरह देख वहां मौजूद हर कोई हैरान हो गया और सबसे ज़्यादा हैरान हुआ अभिमन्यु। कनक की मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और लाल साड़ी में वह पूरी तरह से दुल्हन लग रही थी। उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि वह अपने डैड की मौत पर आई है। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी की शादी में आई है। कनक की पलकें झुकी थी। वह आज इतनी मजबूर थी कि वह कुछ नहीं कर पाई। आज उसे महसूस हो रहा था कि मजबूरी और बेबसी क्या होती है। आज उसने अपने भाई को अपने डैड से मिलाने की बहुत बड़ी कीमत चुका रही थी। धनराज जी अपनी बेटी को देखे तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उनकी छोटी सी बेटी उनके किए गए गुनाहों की सज़ा काट रही थी। अंकित कनक को देख बहुत हैरान था। वह अपनी व्हील चेयर को कार के पास ले जाकर कनक से पूछा, दी आप इस तरह तैयार हुई है, क्या आपको जरा भी दर्द नहीं हो रहा? कनक अपने भाई के पास घुटने पर बैठते हुए अपने हाथ को अंकित के चेहरे पर रख कर कहा, तुम डैड से मिलना चाहते हो ना, तो चलो डैड से मिलते हैं। कनक खड़ी होकर जैसे ही अंकित को लेकर जाती, वंश कनक की कलाई को कसकर पकड़ते हुए कहा, लूसा अंकित को मिस्टर गोयल के पास लेकर जाओ। मेरी वाइफ मेरे दुश्मन के करीब नहीं आएगी। कनक अपना हाथ वंश से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज़। वंश ने ना में गर्दन हिला दी। कनक ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्या अंकित कनक को गलत समझेगा? अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।